हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर। अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे किस पर, अब पेन टैब की हेल्प से। अभी आज वापस मैं आया हूँ इस ब्लैक बोर्ड पर, नहीं वाइट बोर्ड पर। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। व्हाट इज़ द लॉज ऑफ मोशन? जैसे लॉज ऑफ, जैसे कुछ लॉज आपने सुने होंगे अपनी ज़िंदगी में। कौन से लॉज सुने होंगे? मदर इन लॉ सुना होगा, फादर इन लॉ सुना होगा, सिस्टर इन लॉ सुना होगा, ब्रदर इन लॉ सुना होगा। तो ये सब लॉज क्या होते हैं? मतलब ये लॉज के अकॉर्डिंग आपके सिस्टर इन लॉज, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सिस्टर। लॉ मतलब वहाँ पर कानून है। कानून है मतलब जिसके अकॉर्डिंग आप किसी को सिस्टर बोल रहे हो। दूसरा कानून जिसके अकॉर्डिंग आप किसी को मदर बोल रहे हो, किसी को फादर बोल रहे हो। एक्चुअल आपके फादर मदर सिस्टर नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है। ऐसे ही कुछ, ये तो हो गई एक अलग बात। अभी एक नई जो आज स्टार्ट करने वाला, लॉज ऑफ मोशन। तो जो मोशन हो रहा है, मोशन तो अभी तक भी हो रहा था जितने चैप्टर अपन ने पढ़े, तो उसमें वेलोसिटी नहीं निकाल रहे थे कि आप इनिशियल वेलोसिटी इतनी से जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। यदि एक स्टोन को ड्रॉप करते हो ऊपर से तो नीचे जाके वो एक्सीलरेट होता है जी एक्सीलरेशन से, तो उसकी वेलोसिटी फाइनली इंक्रीज होती जाती है। जब ज़मीन से टकराने वाला होता है उससे जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी होती है, ये सारी चीज़ अपन ने देखी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अपन ने देखी हैं अभी तक, जो चीज़ें देखी हैं अभी तक, उसकी एक ख़ास बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि अभी तक जो चीज़ें देखी थी उसमें सिर्फ ये देख रहे थे कि चीज़ें हो कैसे रही, उनके वो कौन करा रहा है उन चीज़ों को, ये अपन ने अभी तक नहीं देखा है। जैसे मोशन हो रहा है, यदि मोशन हो रहा है भाई, कोई यू वेलोसिटी से यहाँ से जा रहा है, फाइनली उसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो भाई ऐसा क्या हुआ इसको, इसका ऐसा हुआ क्या कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई? ऐसा क्या इसको मिल गया? ऐसा कौन सा ग्लूकोन डी इसने पी लिया कि इसकी वेलोसिटी कम हो, ज़्यादा हो गई? या फिर ऐसा क्या इसने रिटार्डेशन का कैप्सूल खा लिया ताकि इसकी वेलोसिटी कम हो गई? मतलब कम या ज़्यादा क्यों हुई? उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे कौन सा फोर्स था? ये सब चीज़ें जानने के लिए ही ये चैप्टर जो आया उसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर अपन यही पढ़ने वाले हैं कि जो मोशन हो रहा है उसके पीछे का कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस मोशन। जो काइनेमेटिक जितनी भी अपन ने पढ़ी है अभी तक, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है, कितना एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन प्लस में है नेगेटिव या माइनस में है, ये सारी चीज़ें अपन जो देख रहे हैं वो किस फोर्स की वजह से हो रही है, किस एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से ये सब हो रहा है, और उसी एक्सटर्नल एजेंसी का नाम है फोर्स। अच्छा, तो इसीलिए अपने को पढ़ने हैं लॉज ऑफ मोशन। तो मतलब जो भी बातें होंगी अभी इसमें वो फोर्स के बारे में होंगी, मेनली किसके बारे में होंगी? फोर्स के बारे में। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी जब कि ये मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होंगी, तो लोगों ने अपनी थ्योरी देना स्टार्ट करी। जो थ्योरी सबसे पहले दी थी वो दी थी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक महान दार्शनिक थे, एक महान फिलोसफर थे। एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो ए फिजिसिस्ट, मतलब उनको फिजिक्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी और साथ साथ में वो अच्छे फिलोसफर भी थे। ज़्यादातर जो फिलोसफर हुए हैं वो अच्छे फिजिक्स में भी हुए, अच्छे फिजिसिस्ट भी हुए। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। याद क्यों रखनी सर? हम तो ऐसे ही हमें पता रहता है कि हाँ जो फिजिसिस्ट होगा वो फिलोसफर भी होगा। आप देख ही रहे हो, फिलोसफी फिजिक्स वाले ज़्यादातर फिजिक्स वाले फिलोसफी दे ही देते हैं आपको। जनरली आपने फिजिक्स के टीचर को भी देखा होगा, वो भी फिलोसफी आपको बता ही देते हैं। तो क्या होता है, जो फिजिक्स वाला होगा उसको फिलोसफी पता ही होगा, वही फिलोसफी से फिजिक्स का जन्म होता है। जितनी भी साइंस है वो जनरली फिलोसफी से ही डेवलप हुई थी। फिलोसफी मतलब आपने कुछ मान लिया कि ऐसा होता है, फिर उसको प्रूव यदि आपने कर दिया तो वो साइंस के उसमें फील्ड में आ गया। यदि आपने जब तक प्रूव नहीं किया, मतलब आपने एक फ़िलॉसफी दी है, तब तक आपने फिलोसोफाइज़ किया है उस चीज़ को, आपने उसका एक लॉ बना दिया है। लेकिन वो प्रूव जब हो जाएगा तब उसको साइंस की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यही डिफरेंस होता है फिलोसफी में और साइंस में। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में बात कर रहे थे कि किस वजह से होती है मोशन, वो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। तो मतलब मेनली फोर्स की बात होगी। तो भाई फोर्स की बात होगी तो फोर्स के टाइप भी देखने पड़ेंगे आपको कि जो फोर्स होता है वो कितने टाइप का होगा। यहाँ पर मेनली जो फोर्स होगा भाई, मेनली और भी टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पर दो टाइप के फोर्स अपन पढ़ने वाले हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर इसके बाद में और भी फोर्स होते हैं जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सारे फोर्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन मेनली इनको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं इजीली अपने कन्वीनियंट के लिए। एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ ही जाना चाहिए सर, हमको नाम से कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। आप तो सीधा सीधा बताओ, नाम दाम से कुछ नहीं समझते। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं, दो बॉडी एक दूसरे के यदि कांटेक्ट में होंगी तब यदि वो फोर्स आते हैं तो उनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तब भी वो फोर्स वहाँ पे
आ रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल फटाफट बता दो, फटाफट भागते हुए बताओ ऐसा कौन सा एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो मेरे हिसाब से आप जल्दी से एग्जांपल दे सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स में दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं तब भी वहाँ पर फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, अच्छा मैं ग्रेविटेशनल का एग्जांपल ही क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये आपकी क्लास 11th में है इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, क्लास 11th में। बाकी आप मैग्नेटिज्म में काफ़ी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स आएंगे वो क्या होंगे? वो भी नॉन कंडक्ट फोर्स होंगे, लेकिन वो 12th क्लास में जब पढ़ेंगे तब साथ साथ में पढ़ लेंगे। ग्रेविटेशनल का एग्जांपल क्यों दे दिया फिर आपने? क्योंकि ये 11th क्लास में ही आपको पढ़ना है, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ना है आपको। और इसकी जो वैल्यू होती है F=G r², ये होती है इसकी वैल्यू। और ये कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इस वाले चैप्टर में क्योंकि ग्रेविटेशन के लिए तो एक अलग से पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है उसको, तो उसको एक पूरा चैप्टर समर्पित कर दिया गया है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स इसी चैप्टर में अपने को पढ़ने, जो कॉन्टैक्ट में यदि दो चीज़ें होंगी तो उसमें जो फोर्स आता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला हुआ टेंशन। टेंशन सर बहुत टेंशन रहती है मुझे, कैसे तो मेरा जेई होगा, या फिर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कैसे मेरा नीट होगा। सर आप तो बहुत आगे चले गए, मुझे तो यही टेंशन हो रही है कि कैसे मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। अच्छा मैं समझ गया तुम्हारी कंडीशन। टेंशन के बाद जो फोर्स है, एक तो टेंशन फोर्स हो गया, फिर उसके बाद में है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स भी तब आता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं। फिर थर्ड फोर्स यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट अपन पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्स हो जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी पे चलना चाह रही है तो पीछे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में कर क्या रहा है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यदि ये इसके रेस्पेक्ट में आगे चलना चाह रही है तो फ्रिक्शन इसको पीछे खींचेगा। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि भले ही ये पीछे खींच रहा है, भले ही ये चीज़ों को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं हो तो आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे। मतलब यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो आप चल भी नहीं पाओगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, ज़िंदगी में जो रिश्तेदार होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको खींचने का काम करते हैं, आपकी टांग खींचने का काम करते हैं, वो आपके लिए फ्रिक्शन है। हो सकता है वो आपके पड़ोसी हों, बुरा मत मान जाना, हो सकते हैं वो पड़ोसी, हो सकता है वो पड़ोसी आप ही हो, तब क्या? तब बुरा मानना पड़ेगा ना आपको। तो मानो आप वो पड़ोसी हो जो दूसरी टांग खींचते हो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन वो ना हो तो आप प्रोग्रेस भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपको लगेगा सब चंगा सी, लेकिन सब चंगा है नहीं। मतलब ये हुआ कि यदि वो रिलेटिव हैं जो आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपकी चलने में आपको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से आपकी प्रोग्रेस भी हो रही है। क्योंकि आपको बुरा लग रहा है तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, रियलिटी में कुछ अचीव कर रहे हो। तो इस वजह से मैं ये बोलूँगा कि फ्रिक्शन जो होता है वो चीज़ों को अपोज करता है, लेकिन वो ज़रूरी भी है। यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो आप इस सरफेस पर चल ही नहीं पाओगे। यदि फ्रिक्शन नहीं हो तो आपको पीछे की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं मिलेगा और आपके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप उसी जगह पे ऐसे दौड़ते रह जाओगे। जैसे कि आप किस पे दौड़ते हो? ट्रेडमिल पे। सर हम जिम की बात मत करो, कहीं नहीं जाते, खाना खाते हैं, पराठे दबा के एकदम घी से लगा के और सो जाते हैं। फिर नीट की तैयारी याद आती है तो आपके वीडियो देख लेते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। ऐसा करते हैं अपन। अच्छा ऐसा करते हो तो थोड़ा समझ जाओ, तो थोड़ा समझना ही पड़ेगा आपको। तो बात कर रहे थे अपन फ्रिक्शन की, ये सारे फोर्स अपने को इसमें पढ़ने। फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये आ गया, फिर ये आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स आ गए, फिर आ जाते हैं आपके वीक फोर्स होते हैं, फिर न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। दो टाइप के फोर्स हो जाएंगे, या तो वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स अलग अलग करो। कुल मिला के ये है कि ये अपने को ये नहीं पढ़ने, इसमें अपने को मेनली इनको डिवाइड करना है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में। नॉन कॉन्टैक्ट में बाकी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी कैटेगरी इनकी हो सकती है, लेकिन वो सारी कैटेगरी अपने को पढ़नी नहीं है। ये दो कैटेगरी मेनली इनको डिवाइड करना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। और नॉन कॉन्टैक्ट में मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटेशन है जो कि आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट, मतलब 12th में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये भी फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा तो सबसे पहले भाई ये चीज़ आपने देख ली फोर्स की। अब देखते हैं ये जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले लॉज ऑफ मोशन, इनकी कैसे शुरुआत हुई थी। अच्छा ये डस्टर मुझे मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, एक्चुअली में मिलने की बात।
तो इससे ये मिटाने के काम आ जाएगा अपने, ये आ गया अपने काम मिटाने के। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की। तो सबसे पहले एरिस्टोटल, जिनका नाम हिंदी में अरस्तु है, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ को चलने के लिए, कोई भी चीज़ को चलने के लिए किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। यदि वहाँ पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो चीज़ चल ही नहीं पाएगी, या फिर जो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या बताओ, ये बात सही है क्या? ये चीज़ सही है क्या? यदि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं पाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बोलो रे बोलो। तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि आपको भी कुछ पता नहीं है। आप देखो, ये नॉर्मल लाइफ में, डे टू लाइफ में ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी भी, जैसे इंसर्ट में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी टॉय को आपको खींचना है तो उसको रस्सी बांध के खींचना पड़ेगा, यदि वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें सेल डालना पड़ेगा और सेल की वजह से वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि उसमें सेल वगैरह नहीं है तो आपको खींचना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अरिस्टोटल की बात तो सही लग रही है कि उसने बोला कि कोई किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन मूव। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अपन मूव नहीं कर पाएंगे। ये बात सही लग रही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। कोई ऑब्जेक्ट है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है भाई, यदि उस पर इस तरह के फोर्स लग रहा है, एक आगे, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, तो बच्चों ये बताओ कि यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो अभी के लिए ये चीज़ याद रखो कि एफ नेट जो होता है एम इंटू ए, एम यहाँ पर मास है उस ऑब्जेक्ट का और ये यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन। यदि एफ नेट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यदि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भाई इसमें चेंज कितना आ जाएगा? 0, चेंज हो ही नहीं रहा। तो यदि ये चीज़ कितना हो गई? 0। यदि ये चीज़ 0 हो गई तो एफ नेट 0 आ गया भाई। ये ऑब्जेक्ट तो चल भी रहा है, ये ऑब्जेक्ट तो चल भी रहा है, तब भी इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 आ रहा है। तो यहाँ से अपने एरिस्टोटल जी हो गए गलत, एरिस्टोटल जी गलत हो गए। उन्होंने कहा कि किसी ना किसी नेट एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी यदि किसी बॉडी को मूव करना है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब भी बॉडी मूव करेगी, लेकिन उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यदि उसकी वेलोसिटी इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड है तो ना तो वो 8 हो सकती है, ना तो वो 11, 12, 13 कुछ भी हो सकती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है। समझ गए इस बात को? तो इसलिए एरिस्टोटल हो गए गलत। नेट एक्सेलरेशन भी यदि 0 है तो भी उस पर नेट फोर्स 0 होगा, मतलब वो चल सकती है। दूसरा केस जो एरिस्टोटल ने बोला वो केस भी सही है, लेकिन कब? वो केस भी सही है, मतलब इसके दो केस बनते हैं। यदि वो बॉडी चल नहीं रही, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो बाद में भी नहीं चल रही, मतलब उसकी वेलोसिटी फाइनल भी 0 है, तो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? 0। लेकिन एरिस्टोटल ने ये बात तो बोली कि भाई एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी चलेगी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो, एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं हुआ तो वो नहीं चल रही होगी। तो भाई ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसकी फिर इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0, मतलब बिल्कुल चल ही नहीं रही, तब भी नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल भी रही है तो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। ये बात आपको समझ में आई, इसीलिए एरिस्टोटल हो गए गलत। तो ये सारी फिर जो बातें दी थी वो न्यूटन जी ने दी थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसको बोला गया है शास्त्रों में, शास्त्रों की लैंग्वेज में इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ इसी बात करता है, अभी जो मैंने आपको बताया था वो ही फर्स्ट लॉ है एक्चुअली था। लेकिन अभी ये बताओ, मैंने जो अभी तक बताया वो आपके खोपड़े में घुसा या नहीं? बोलो बोलो। एक्स ग्रेविटेशन की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटेशन के लिए जब एक पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है तो मैं उसको अलग से पढ़ाने क्यों बैठूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे नॉर्मल फोर्स की बात करनी ही पड़ेगी, नॉर्मल रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वो आपको पढ़ना ही है। तो बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, नॉर्मल रिएक्शन की। ये एक सरफेस है भाई, ये एक सरफेस है भाई और बहनों, ये एक सरफेस ही जिस पे एक मास रखा हुआ है m,
ठीक है। और इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ऐसा मत बोलना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो अर्थ एक क्या है, गोला है, बड़ा भोला है। अर्थ एक गोला है जो बड़ा भोला है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हमेशा लगता है ऐसे, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। लेकिन ये सरफेस है, मतलब छोटी सी सरफेस होगी, इतनी बड़ी अर्थ है। यदि कोई बड़ा सर्किल भी होता है, इसका डेरिवेशन मैंने फर्स्ट चैप्टर, आपको वीडियो देखने हैं ना इसके, कंटिन्यूसली देखो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो एक डेरिवेशन अपन ने किया था, तो एक बड़े सर्किल में इसके यदि छोटा पार्ट लेते हैं तो उसको क्या कंसीडर करते हैं अपन, स्ट्रेट लाइन। क्या कंसीडर करते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो भाई ये पूरा का पूरा सर्किल है, पूरा स्फीयर है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट ही होगा भाई जिस पर अपना मास रखा होगा, तो उसके स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। और आपको पता है किसी भी सर्किल में जो उसके डायमीटर या रेडियस वाली लाइन होती है वो हमेशा इस वाली चीज़ की क्या होती है, परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर इन सर्कुलर मोशन। डू यू नो दैट radius and the tangent are always perpendicular in circular motion, or we can say in a circle tangent and radius are always perpendicular। तो भाई ये जो अपने पार्ट लिया है वो एक तरह से क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट, और ये हो जाएगा ये। तो हमेशा इसीलिए अपन इसको कैसा बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। कुल मिला के बात ये है, आपको समझ में नहीं भी आई तो सीधा याद रखो कि mg नीचे की डायरेक्शन में लगता है, लेकिन वो बात सही नहीं है, नीचे बोलना सही नहीं है। mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है, ये बात मान ली। लेकिन ये फोर्स लगता किस पे भाई, mg फोर्स किस पे लगेगा, ये इस बॉडी पे लग रहा है भाई, ये इस बॉडी पर ही लग रहा है mg नीचे की तरफ, याद रखना। कभी ये मत बोल देना कि ये इस सरफेस पे लग रहा है, बिल्कुल नहीं, mg सरफेस पे नहीं लग रहा, mg लग रहा है बॉडी पर ही लग रहा है। क्यों लग रहा है बॉडी पे, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअली में mg आता कहाँ से, क्योंकि ये एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। तो होता क्या है, जो अर्थ होती है किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और वो बॉडी भी अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। कितना, सेम अमाउंट का। जितना ये बॉडी अर्थ पे फोर्स लगाएगी उतना ही अर्थ पे फोर्स लगेगा इस बॉडी, मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, क्योंकि फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं, एक्शन रिएक्शन के पेयर में लगते हैं। वो वाली बात भी अपन करने वाले हैं, लेकिन अभी याद रखो कि जो फोर्स लगता है वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में लगता है। तो भाई जो mg फोर्स लगता है इस बॉडी पर लग रहा है, किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, और ये बॉडी भी सेम अमाउंट का फोर्स लगा रही है। जो mg इस पर लग रहा है ये भी अर्थ पर mg, यदि अर्थ इसको mg फोर्स से खींच रही है तो ये भी इसको, अर्थ को, मतलब जो मास m है वो भी mg फोर्स से खींच रहा है। लेकिन अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि इसके mg से उसको धीले का फर्क नहीं पड़ने का। ऐसा नहीं है कि अर्थ यहाँ से खिसकने लगेगी, लेकिन यदि ये मास ऊपर हुआ, मतलब अर्थ की सरफेस पे नहीं हुआ, और इस पर m लग रहा है, यहाँ पे यदि mg लग जाए तो भाई ये गिरता हुआ नीचे आएगा, ग्रेविटेशन के अंदर ही अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अर्थ को तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, Gm1 m2 अपन r स्क्वायर भी लग जाए तो इसको फर्क करने की बात आपको ये समझ आई, mg की बात समझ में आ गई आपको। mg लगता है भाई बॉडी पर, मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा था इतने सारे डिस्कशन के बाद कि जो mg लगता है वो इस सरफेस पे नहीं लगता, mg से मास m पर लग रहा है। कुल मिला के बात ये है। अच्छा, ये मास इस सरफेस पे रखा हुआ है, भाई ये बात सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब इसका mg मतलब ऐसे लग रहा है। तो यदि mg लग रहा होता है इस पर नीचे तो ये अर्थ के अंदर घुस जाता भाई। mg किधर लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो इसको तो अर्थ के सेंटर में गिर जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि ये जो सरफेस है जिस पे ये रखा हुआ है वो एक इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है भाई, वो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है मास m को। ये नॉर्मल रिएक्शन भी किस पे लग रहा है, याद रखना, ये नॉर्मल रिएक्शन भी किस पे लग रहा है, बॉडी पर लग रहा है, मास m पर लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन क्योंकि ये सरफेस इस m पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है ऊपर की साइड, तो ये मास m भी अर्थ पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की साइड। एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज इन पेयर, यही मैं बताना चाह रहा था। ये mg भी एक फोर्स है लेकिन मास m पर लग रहा है, लेकिन दूसरा mg कहाँ गया, वो अर्थ पर लग रहा है, अर्थ के सेंटर पर जो अर्थ को खींच रहा है। वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अर्थ पे लग रहा है, और अपन बात तो भी इस सरफेस की और सिर्फ मास m की कर रहे हैं, इसीलिए वो mg नहीं दिखाया। याद रखना, आप कहीं ये मत पूछना कि सर इस mg का पेयर कहाँ गया, वो अर्थ पर लग रहा है भाई,
अर्थ पर लग रहा है mg, लेकिन वो अपने को नहीं दिखाना, अपने को ये सारे फोर्स दिखाने इस वाले सरफेस के और इसके बीच के। आप समझ गए। नॉर्मल रिएक्शन जो ये वाली सरफेस है जिस पे ये मास रखा हुआ है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी मास m पर ऊपर की साइड, तो मास m भी सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की साइड। तो ये बताओ इस वाली बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं। इस वाले मास m पर यदि मैं यहाँ से पूछ लूँ गलती से कि बताओ मास m पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो इस पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और एक इस पर लग रहा है mg। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सरफेस पे। क्या तुम याद रखोगे इस चीज़ को? इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद भी यदि आप याद नहीं रखोगे तो मैं क्या ही करूँगा। नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि कोई एक इंक्लाइन सरफेस है भाई, कोई इंक्लाइन सरफेस है जी बोलिए जी, इस पे एक मास m रखा है mg, अर्थ के सेंटर की ओर, मतलब ऐसे लगेगा mg। बोलो जी बोलो जी बोलो। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? क्या ऐसे लगेगा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर। तो कांटेक्ट पॉइंट ये रहा, या फिर कांटेक्ट सरफेस की बात करें तो ये कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस वाली सरफेस के, यदि इस सरफेस को मैं नाम दे दूं ए बी, यदि इस सरफेस को ए बी नाम दे दूं, तो सरफेस ए बी की वजह से मास m पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या मास m इस सरफेस को छोड़ देगा? क्या नहीं, मास m भी सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की साइड। अब मैं आपसे पूछूं कि मास m पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। यदि मास m को यदि एक पॉइंट से दिखाऊं तो एक तो लग रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, और एक इस पर लग रहा है एक फोर्स mg। बस इस पर दो ही फोर्स लग रहे हैं। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे लग रहा है। मैंने तो पूछा था मास m पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप बताओगे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ तक आ ही गए हो तो एक चीज़ और देख लो। यदि इस इंक्लाइन सरफेस का एंगल थीटा होता है भाई, यदि ये थीटा होता है तो mg के कंपोनेंट निकालना देख लो कैसे निकालते हैं। एक बार बता रहा हूँ, हर बार डायरेक्ट लिखने हैं फिर आपको। तो ये यदि एंगल थीटा है तो ये तो 90 दिख ही रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जी? 90 माइनस थीटा। अरे बाला बाला बाला, यदि ये 90 माइनस थीटा हो गया तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? mg कॉस 90 माइनस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा? mg साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन याद रखना कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg कॉस थीटा। ये इतनी चीज़ें बताने का सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ एक ही मकसद था। यदि अब ज़िंदगी में कभी भी मास m ऐसे रखा हुआ मिल जाए आपको, mg लिखना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट लिखना इस डायरेक्शन में जो, मतलब इसके अलोंग जो फोर्स लगता है mg साइन थीटा और इसके परपेंडिकुलर लगता है mg कॉस थीटा। बस ये डायरेक्ट आप याद रखो। इसीलिए मैंने एक बार आपको बता दिया mg के दो कंपोनेंट, mg कॉस थीटा एंड mg साइन थीटा। अभी ज़िंदगी में कभी भी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि mg ऐसे लग रहा है इनका सरफेस पे जिसका एंगल थीटा है, तो सरफेस के अलोंग है mg साइन थीटा और उसके परपेंडिकुलर लगता है mg कॉस थीटा। बस इतना याद रखना है आपको, इतना याद रखोगे ना। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात हो गई। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, इस सर्कुलर मोशन में भी आपको पता चल गया होगा नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा। अब देखते हैं जी टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? क्योंकि मैंने बताया इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो कौन कौन से हैं? नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो बात कर लेते हैं अभी टेंशन की। सर बहुत टेंशन होती है सर, ये चैप्टर इतने देख देख के खतरनाक वाले। टेंशन की टेंशन मत लो। टेंशन लगता है भाई किसी भी पॉइंट पर, यदि टेंशन देखना है तो उस पॉइंट पर दूर जाता हुआ लगेगा वो हमेशा, उस पॉइंट से दूर जाता हुआ लगेगा हमेशा टेंशन। और टेंशन किस में लगता होगा भाई? हवा में लगता है कि टेंशन? नहीं, स्ट्रिंग में लगेगा। यदि मैंने ये मान लो एक स्ट्रिंग है, इससे ये दो पॉइंट को बांध रखा है भाई, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मतलब ये दो जहाँ पे ये पकड़े हुए हैं ना मैंने, वो दो पॉइंट है, वहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया और ऐसे खींच रहा हूँ, तो इस वाले जो स्ट्रिंग है इसमें क्या लगेगा? टेंशन। तो मैं पूछूँ इस वाले पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, इधर
इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, इस वाले पॉइंट से दूर जाता हुआ इस डायरेक्शन में टेंशन टी। समझ गए। तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा होती है, यदि मैं इसको एक रस्सी से बांधूँ भाई और यहाँ पर एक F फोर्स से इसको खींचूँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे टेंशन, इस वाले पॉइंट पे टेंशन, तो आप बोलोगे भाई इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, और लगेगा कहाँ पर, रस्सी के अलाउंग ही लगेगा ना यार, रस्सी में ही लगेगा ना, तो टी की वैल्यू यह। मैं पूछ लूँ इस वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे जस्ट मैंने फोर्स लगाया उस वाले पॉइंट पे टेंशन, तो इस पॉइंट से दूर जाता हुआ मतलब इधर, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ टेंशन। ठीक है, याद रखोगे। ऐसे ही मैं दो ब्लॉक को आपस में कनेक्ट कर दूँ, एक का मास है M1, एक दूसरा है जिसका मास है M2। मैं पूछता हूँ इस वाले पॉइंट पर टेंशन, तो इससे दूर जाता हुआ ये लगेगा, इस वाले पॉइंट पे टेंशन इधर लगेगा। अब एक चीज़ और याद रखो, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते, तब याद रखना, ये माजा, ये माजा जी, ये माजा जी, ये M, ये 2M, ये 3M, तीनों एक ही सरफेस पे रखे हुए हैं भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर टेंशन दूर जाता हुआ, इधर टेंशन दूर जाता हुआ, इधर टेंशन दूर जाता हुआ, इधर टेंशन दूर जाता हुआ, लेकिन स्ट्रिंग सेम रहती है तभी तक टेंशन सेम रहेगा। मतलब यदि ये टी हो गया तो फिर ये टी नहीं होगा, इसको T1, T2, T3, T4 कुछ भी मतलब पर टी नहीं ले सकते। रस्सी चेंज हो गई, टेंशन चेंज हो गया, रस्सी चेंज हो गई, टेंशन चेंज हो गया भाई। आपको जो टेंशन है, आपके फ्रेंड को कुछ और टेंशन होगी भाई। आपको हो सकता है कि पढ़ने की टेंशन हो, उसको हो सकता है कि अपने घर पर कोई प्रॉब्लम हो उसकी टेंशन हो, तीसरा हो सकता है कि उसको किसी और चीज़ की क्लास में उसको किसी और चीज़ की टेंशन हो। समझ रहा हूँ, समझ रहे, किसी और चीज़ की टेंशन हो सकती है। मतलब फोर्थ होगा उसको इसी, मतलब सबको भाई स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, कुल मिला के बात है यदि रस्सी चेंज हो गई तो टेंशन चेंज हो जाएगा। ये खतरनाक बात समझिए ना आप, ये वाली खतरनाक बात आप समझे कि नहीं। तो अभी तक अपन ने बात करी एक नॉर्मल फोर्स की, दूसरा है अपना टेंशन फोर्स की। नॉर्मल फोर्स होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, या मैं बोलूँ कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, और mg लगता है हमेशा नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है टेंशन। ठीक है। देखो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग जब चेंज होगी तभी टेंशन चेंज होगी, और यदि स्ट्रिंग सेम रहेगी तब टेंशन भी सेम रहेगी। यदि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो स्ट्रिंग अपनी है जो मासलेस होनी चाहिए। यदि स्ट्रिंग जो अपनी है वो मासलेस है तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी, लेकिन स्ट्रिंग का कुछ मास हुआ तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो जाएगी, जो कि आपको सिलेबस में ज़्यादातर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में आपको आपकी जो पुली होती है वो भी मासलेस दी हुई होगी, पुली की बात भी करेंगे अभी अपन, और जो अपनी स्ट्रिंग है वो भी मासलेस दी हुई होगी। यदि ये मासलेस दे रखी हैं तो मैंने आपको जो बताया वो बात पूरी तरह से सत्य है। क्या कि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, यदि स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन चेंज हो जाएगी, बशर्ते बशर्ते क्या याद रखना है आपको कि string and pulley are massless. Now we'll talk about FVD. ये क्या होता है सर, FVD क्या होता है, तो ये होता है भाई फर्जी बॉडी डायग्राम। अरे नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। ये इसको बनाने के लिए कुछ कंडीशन है जी। कंडीशन क्या है सर, कि जो भी मास है भले ये कार है आपको वो पॉइंट मास मानना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन है वी विल टेक ऑल masses एज पॉइंट मास। सारे के सारे मास को आप पॉइंट मास कंसीडर करोगे। नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू कंसीडर ऑल द मासेस एज पॉइंट मास। आपको सारे के सारे मास पॉइंट मास कंसीडर करने हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट यू विल हैव टू कंसीडर all the forces acting
on the body, you have to consider you will have to consider all the forces acting on the body। आपको वो सारे फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्स कंसिडर करने हैं। लेकिन यदि आपकी बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है वो आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो ही फोर्स कंसीडर करने हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो कंसीडर, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, इस सरफेस पे एक मास रखा हुआ था, मास, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था और एक ऐसे mg लग रहा था, लेकिन ये mb इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। लेकिन आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस वाले n को कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि ये मास m पर नहीं लग रहा है। अपन ने यदि बॉडी कंसीडर करी है, मास m को यदि अपन ने बॉडी कंसीडर किया है, यदि मास m को बॉडी कंसीडर किया है तो आपको सिर्फ ये n और ये mg कंसीडर करना, ये n कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो वो मास m की वजह से लग रहा है, लेकिन इस बॉडी पर लग रहा है, बेस पर लग रहा है। यदि आपने इसको बॉडी पर कंसीडर किया, मतलब इस बेस से को कंसीडर किया है, तो सिर्फ आपको ये नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये नॉर्मल रिएक्शन आप कंसीडर करोगे। और भी फोर्स इस पर लग सकते हैं, हो सकता है इधर एक फोर्स लग रहा हो, वो सारी लगवाते हैं, वो सारे फोर्स तो कंसीडर करोगे ही करोगे, लेकिन ये वाला नॉर्मल रिएक्शन तब कंसीडर करोगे जब इसको बॉडी मानोगे आप। मतलब इस पर यदि इसका एफबीडी बना रहे होगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करोगे, लेकिन यदि इसको बॉडी मान रहे हो आप तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये mg कंसीडर करोगे, इस n को भूल जाओगे। तो आपको सिर्फ वही फोर्स कंसीडर करने हैं जो कि बॉडी पर लग रहे हैं, वो फोर्स नहीं जो बॉडी लगा रही है किसी दूसरे पर, समझ गए। तो ये वाली बात, तो दो चीज़ें हो गई। नंबर 3, you will take all the forces from a common reference point। आपको जितने भी सारे फोर्स हैं वो एक रेफरेंस लेके आपको लेने। जैसे ये सारे फोर्स मैंने कब कैलकुलेट किए, जब मैं ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ, भाई ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मुझे ये सारे फोर्स दिखाई देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक mg कंसीडर कर लिया और mg तो यहाँ से कंसीडर कर लिया ज़मीन से बैठ के, दूसरे वाले फोर्स को कंसीडर करने के लिए आप मास m पे जाके बैठ के, नहीं। यदि आपने फोर्स कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया तो सारे फोर्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लोगे, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको सारे के सारे फोर्स कंसीडर करने हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। पहले ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करोगे, ठीक है। अब बनाएंगे अपन फ्री बॉडी डायग्राम, अब बनाएंगे अपन फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप पहले तो नोट कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो, नोट, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं अपन। तो ये रहा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ये पुल्ली है, ये मासलेस है भाई, इसका मास कितना है, 0। इधर एक मास लटका हुआ है जी जो है m1, बोलो जी। दूसरी साइड एक मास लटका हुआ है जी जो है m2। नो, I'll take this is 10 kg and this is 5 kg। आपको बतानी है टेंशन। तो सबसे पहले ये बताओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 10 kg का। तो 10 kg को फटाफट क्या कंसीडर कर लोगे, पॉइंट मास। पॉइंट मास मतलब ऐसा मत करना कि आप दूसरा डायग्राम बनाने लग जाओ, वहीं पर पॉइंट मास कंसीडर कर लेना, ठीक है। ऐसा मत करना मेरी तरह डायग्राम बनाने लगेगा। तो मैंने इसको ये पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, 10 kg का पॉइंट मास लटका। इस पर एक नीचे की साइड में फोर्स लगेगा 10g, बोलो mg लगेगा नीचे, mg लगेगा नीचे, बिल्कुल लगेगा। इस पॉइंट पे mg लग गया। इस पॉइंट पर टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, ऊपर। क्यों लगेगा, टेंशन उस पॉइंट से दूर जाता हुआ लगता है भाई, उस पॉइंट से दूर जाता हुआ। लेकिन आप टेंशन ऐसा मत बना देना, टेंशन सर ये भी तो दूर जाता हुआ है, नीचे भी तो सर उस पॉइंट से दूर जाता हुआ है। लेकिन बच्चों नीचे रस्सी कहाँ है, टेंशन लगेगा कहाँ। आपको टेंशन हो सकता है कि कभी टेंशन होती भी नहीं हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको कभी टेंशन ही ना होता हो। तो भाई याद रखना, हो सकता है कि आपके पास दिमाग ना हो क्योंकि टेंशन लेने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपके पास दिमाग होना ज़रूरी है। दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, वरना टेंशन कैसे होगी। तो देखो टेंशन यदि यहाँ पर लग रही है भाई, तो टेंशन किस में लगेगी, रस्सी में लगेगी। तो टेंशन भाई ऊपर की डायरेक्शन में लग जाएगी यहाँ। ये बात आपकी समझ आ गई।
टेंशन रस्सी में लगेगा और इस पॉइंट से दूर जाती है। अब इस वाले पॉइंट को भी पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, तो इस पर एक नीचे लगेगा 5G और इस वाले पॉइंट पर एक ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई, टेंशन। क्या ये भी टी होगा? क्या ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, टी 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 होगी, दोनों टी होगी, टी बिल्कुल टी होगी। क्यों टी होगी ये? क्योंकि रस्सी सेम पर टेंशन सेम। जब तक कि आपको नहीं बोला गया है कि पुली का और रस्सी का कोई मास है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पुली पुल्ली भी मासलेस है और आपकी स्ट्रिंग भी मासलेस है। दोनों यदि मासलेस हैं तो याद रखिएगा, यदि मासलेस हैं तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। तो यहाँ पर टी तो यहाँ पर भी टी होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? इस वाले स्ट्रिंग पे टेंशन वही होगा कि पहली बात तो इस वाले पॉइंट का टेंशन निकालना है तो पुली हटाओ, जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको हटाओ और उसको फटाफट पॉइंट कंसीडर कर लो। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे इसको पॉइंट मास माना है, अब इनको हटा दो भाई। इस वाले पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक इस डायरेक्शन में टी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, और एक इस डायरेक्शन वाला टी, क्योंकि इस इधर भी टी था और इधर भी टी था। आपने देखा था ना पुली पर 2 टी थे, तो इधर कितने लगेंगे भाई इस पॉइंट पर? नीचे कितने फोर्स हैं? 2T। तो ऊपर की डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि T डैश फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, तो T इक्वल्स टू 2T। मतलब इस वाले रस्सी पर, इस वाले रस्सी पर जो T डैश की वैल्यू होगी वो 2T के इक्वल होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है जी, आपको बोलना ही पड़ेगा। आपकी बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। हम इन फ्री बॉडी डायग्राम का धमाकेदार यूज़ करने वाले हैं अपन। किसमें? अभी बताता हूँ मैं किसमें। तो हेडिंग डालो न्यूटन्स। न्यूटन जी नमस्ते। अब इनको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का कौन सा नियम? पहला नियम। वो क्या कहता है? बड़ा मज़ेदार नियम है। और ये क्या कहता है? यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स ऑन a body is 0 then the acceleration of that body will also be 0। यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब पहले ये बताओ, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बॉडी है भाई, ये रही प्यारी बॉडी, पॉइंट मास, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1 इधर, दूसरा फोर्स लग रहा है F1 इधर, तीसरा फोर्स लग रहा है F2 इधर और फोर्थ फोर्स लग रहा है F2 इधर। आप ये बताओ इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? क्योंकि इधर भी F1 उसके अपोजिट भी F1, तो F1 F1 को कर दिया कैंसिल, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए F1 और F1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। सेम F2 भी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये भी 0 कर देंगे अपने आप को। तो पॉइंट ऊपर जो नेट फोर्स लग रहे थे वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 कितने हो गए? 0। नेट समीशन इनका कितना आएगा? 0, क्योंकि F1 ने F1 को कैंसिल कर दिया, F2 ने F2 को कैंसिल कर दिया। तो नेट फोर्स पॉइंट नंबर O पर कितने आए? नेट फोर्स एट O इक्वल टू 0। यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब इस चीज़ से आप क्या समझते हो? यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो 2 कंडीशन हो सकती है। या तो हो सकता है कि वो बॉडी रुकी हुई है, वो बॉडी चल ही नहीं रही, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0। यदि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 है, आपने t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे एक बॉडी को देखा, 5 सेकेंड पे आपने देखा कि बॉडी चल नहीं रही है, रुकी हुई है। आप 7 सेकेंड 5 से 6 7 मतलब हर पॉइंट पे आप देखते हो बॉडी चल ही नहीं रही, मतलब t इक्वल्स टू 7 सेकेंड में फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया तो 2 सेकेंड में आपने देखा कोई चल ही नहीं, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। तो इसका आइसोलेशन 0 आएगा। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि एक बॉडी चल रही है भाई, चल रही है वो, लेकिन t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आपने देखा तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। ये चल रही है, चलते चलते आगे पहुंच गई। और t इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे, मतलब 2 सेकेंड के बाद आपने इस बॉडी को देखा, तब भी ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रही है, चल तो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। यदि स्पीड चेंज नहीं होगी
यदि स्पीड चेंज नहीं होगी, v इक्वल टू यू हो गया यहाँ पर, तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो दो केस में हो सकता है भाई, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो दो केस में हो सकता है। या तो वो बॉडी इनिशियल भी रेस्ट में, फाइनल भी रेस्ट में, या तो वो बॉडी जितना इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी फाइनली भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही रही, चेंज नहीं हुई, तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी उन पर। दोनों केस में नेट फोर्स जीरो है ना, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो नेट फोर्स भी जीरो हो गई। तो फर्स्ट केस में जब बॉडी नहीं चल रही, रुकी हुई है, तब भी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तब भी जीरो आ रही है। इसी जगह पर जाके तो अरिस्टोटल साहब गलत साबित हो गए थे, अरस्तु जी गलत साबित हो गए। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि यदि ये बॉडी रुकी हुई है, यदि ये बॉडी चल रही है तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने प्रूव कर दिया कि यदि बॉडी चल रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ गए जी? तो ये न्यूटन जी के चमत्कार हैं, ये है कलाकारी। तो ये बात आपको समझ में आई। यदि कोई बॉडी रुकी हुई है तो भी उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा। अब बात करते हैं, यदि एफ नेट ज़ीरो होता है, यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बोलो जी बोलो, कौन सा ब्रियम? इक्विलिब्रियम। वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसको हिंदी में बोलते हैं समावस्था। वाह, कौन सी अवस्था सर? कौन सा अवस्था सर? समावस्था, इक्विलिब्रियम। यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो गए तो भाई उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अच्छा, यदि कोई बॉडी नेट इक्विलिब्रियम में है तो एक कंडीशन और है, उसका एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एफ नेट इन एक्स इक्वल टू जीरो, एफ नेट इन वाई ऑल्सो विल बी जीरो, एंड एफ नेट एट जेड ऑल्सो बी जीरो। यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स भी जीरो होने चाहिए, वाई डायरेक्शन में लगने वाले भी नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, और जेड में लगने वाले भी नेट फोर्स जीरो होने चाहिए। तो तीनों डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तभी आप उस बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बोलोगे। यदि कोई बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम है, देन व्हाट इज अ कंडीशन? दैट द बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम in x direction and also in y direction and at the same time in the z direction। ओके, तो बॉडी तीनों की तीनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। अब करते हैं मज़ेदार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन। एक बॉडी है जी, मास है 5 kg, बोलो जी बोलो, यहाँ पर मास 10 kg है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे पूछा यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस वाली रस्सी में टेंशन बताओ और इस वाली रस्सी में टेंशन बताओ। तो पहली बात दिमाग में कंसीडर कर लो कि ये है पॉइंट मास, क्योंकि मैं बना रहा हूँ इसका एक वीडियो। तो इस 10 kg को हटाओ, दिमाग में मान लो एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर नीचे लगेगा भाई mg मतलब 10g, ऊपर लगेगा T1। क्यों? T1 इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? T1 ही होगी, क्योंकि रस्सी तेम तो टेंशन तेम, लेकिन उस पॉइंट से दूर जाती होगी। इस वाले पॉइंट पे देखें तो टेंशन T2, ठीक है T2। यदि इस वाले पॉइंट पे मैं पूछता तो भी टेंशन T2, लेकिन इस डायरेक्शन में होगी, क्यों? पॉइंट से दूर जाती है। रस्सी सेम तो टेंशन सेम, इसमें रस्सी सेम तो टेंशन सेम। अब इनका बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये पूरा सिस्टम किसमें? इक्विलिब्रियम है, मतलब हर इसका जो कंपोनेंट है वो इक्विलिब्रियम, मतलब 10 kg भी इक्विलिब्रियम है और 5 kg भी इक्विलिब्रियम है। तो 10 kg यदि इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स कितने होने चाहिए? 0। तो इस पर नेट फोर्स कितने लग रहे हैं? नेट फोर्स लग रहा है एक तो 10c जो नीचे लग रहा है, माइनस T1 ऊपर लग रहा है, तो यही नेट फोर्स है इस पर। ये 0 हो जाएगा भाई ये 0 हो जाएगा भाई। अच्छा जी, तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आएगी वो 10g, और g की वैल्यू यदि बोला है आपसे कि 10 ले लो भाई, आपको बोल दिया जब 10 ले लो तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। 10g थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यार, क्यों घबराते हो? 10g माइनस T1 इक्वल्स टू 0 एंड T1 इक्वल्स टू 100 न्यूटन, क्योंकि आपको दे रखा है g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ वील मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 5 kg मास। तो 5 kg मास पर एक और फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, इसका
वेट जो हो जाएगा 5g। तो यदि इसके लिए मैं फोर्स बैलेंस करूँ 5 kg के लिए, तो भाई 5 kg पे नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा है T1 प्लस 5g, और ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T2। नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, नेट फोर्स 0। तो यहाँ से T1 प्लस 5g, T1 की वैल्यू है 100 प्लस 5g, जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस T2 इक्वल टू 0, दैन T2 इक्वल टू 150 न्यूटन। भाई इस वाली रस्सी में टेंशन तो ज़्यादा है भाई, इसको टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर 2-2 लोगों का भार है भाई, इसने 2-2 लोगों का भार उठा रखा है। यदि कोई भाई 2 चीज़ों को उठा लेगा तो उस पर टेंशन ज़्यादा लगेगी ना, उसके दिमाग में टेंशन ज़्यादा होगी, उसने ज़्यादा भार उठा लिया। यदि जिसके पास में वेट कम है तो उसके पास टेंशन कम होगी, ऐसा ही हो रहा है। देखो इस वाले रस्सी को सिर्फ ये वाला वेट उठाना पड़ रहा है, तो T1 की वैल्यू आ रही सिर्फ 100 न्यूटन, लेकिन T2 की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन, क्योंकि भाई इसको ज़्यादा मतलब ये दोनों मास का वेट उठाना पड़ रहा है ना यार। और जबकि इस रस्सी को तो यदि ये ऐसे लटका रखा है मास, तो यदि कोई आपसे पूछ ले दोनों में से पहले कौन सी रस्सी टूटेगी, यदि पहले कौन सी रस्सी टूटेगी, तो भाई ये बात है, रस्सी कौन सी टूटनी चाहिए पहले रस्सी मेरे हिसाब से तो ये वाली टूटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इस पे क्या है, इस पे जो टेंशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब ऊपर वाली रस्सी जल्दी टूटेगी। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 ब्लॉक यदि मैंने लटका दिए एक रस्सी से तो पहले ऊपर वाली रस्सी टूटती है, ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा उस वाले शॉर्ट में, ठीक है। वादा रहा आज से आपसे यूट्यूब शॉर्ट मैं ये अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा ये रहा, ये एक स्टरिंग ऐसे लटकी हुई है जी, ये है भाई 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक दूसरी रस्सी है और ये बैलेंस बनाए हुए। आपको याद रखना है बस ये कि ये वाला जो एंगल है वो मैं मान लेता हूँ 37 है जी। ये बहुत प्यारा एंगल होता है, इसलिए मैंने ये लिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को पता होती है। याद करो इन दोनों को, वो भी क्या दिन थे यारो जब आपको सारी चीज़ें याद रहती थी, और आज वो दिन आ गए हैं जब आपको कुछ भी याद नहीं रहता यार, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ होश नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। वाह क्या बात है। ये एंगल याद करो उन दोनों को, जब आपको सब कुछ याद रहता है। तो 37 वाला एंगल दिख गया आपको, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर टेंशन, सबसे पहले बॉडी को फटाफट क्या कंसीडर कर लो कि दिमाग को कंसीडर करो। दिमाग में इतना टाइम वेस्ट मत करो, दिमाग में फटाफट कंसीडर करो। ये क्या है, एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास पे भाई एक इस वाले पॉइंट पे टेंशन लगेगी इधर T1, इस वाले पॉइंट पे टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसी का FBD बनाना है, लेकिन ज़रूरत होती तो इस वाले पॉइंट पर T1 इधर लगेगा, T1 की डायरेक्शन इधर, लेकिन मुझे उसे मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। ये दिख तो रहा है ना आपको, इधर लगेगा T1, लेकिन मुझे इस वाले टेंशन की जरूरत है, ये T1 इधर लगेगा ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है। T1 का ये कंपोनेंट कितना होगा भाई, ये cos थीटा है, तो ये हो जाएगा T1 cos 37, और T1 का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा जिसकी वैल्यू होगी T1 sin 37। इस वाली रस्सी में जो T होगा वो T1 नहीं होगा, रस्सी चेंज तो टेंशन इस वाले पॉइंट पर T2, इस वाले पॉइंट पर भी T2, लेकिन उस पॉइंट की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लॉक पर जो लग रहा है वो T2 लग रहा है। इसका एक मास भी है, क्या आपको याद है, ये मास है 10g। तो भाई यदि मैं देखूँ इसको इक्विलिब्रियम में, तो Fx भी 0 होना चाहिए, Fy नेट भी 0, Fx नेट भी 0 होना चाहिए, Fy नेट भी 0 होना चाहिए। यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम होने के लिए x वाले नेट फोर्स भी 0, y वाले नेट फोर्स भी 0। तो भाई x वाले नेट फोर्स यदि मैं 0 करना चाहूँ तो T2 इक्वल टू T1 sin 37 हो जाएगा या नहीं। एक्स वाले दोनों फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल कर दिया भाई, इस वाला डायरेक्शन का फोर्स, इस वाली बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कर लो, ये है भाई 10 kg, तो इस पर एक नीचे फोर्स लग रहा है कितना 10g, एक ऊपर फोर्स लग रहा है भाई T1 cos 37, एक इधर फोर्स लग रहा है T2 और एक इधर फोर्स लग रहा है T1 sin 37। तो इन दोनों को बैलेंस करना है, मतलब 0 करना है नेट फोर्स को। तो नेट फोर्स 0 करने का मतलब समझ रहे हो ना, T2 माइनस T1 sin 37 इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हुआ ना, इन दोनों इक्वल हैं, तो यही मैंने किया है।
ऐसे ही फिर वाई डायरेक्शन के लिए नेट फोर्स भी 0, मतलब T1 cos 37 इक्वल टू 10 g, मतलब 100, क्योंकि जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल दोगे ना आप, क्योंकि cos 37 की वैल्यू cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से T1 इक्वल टू 4/5 100, ये हो जाएगा 25। सो द वैल्यू ऑफ T1 इज 125 न्यूटन, क्योंकि T1 एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ऐसा यूनिट। और CGS यूनिट डान, डन 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 डाइन, इसकी यूनिट होती है डाइन CGS में। और न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, सिर्फ 10 टू दी पावर कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है, वो आप मुझे फटाफट कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के NCERT का न्यूमेरिकल है कि भाई इतने एक न्यूटन फोर्स को एक डाइन में कन्वर्ट करो। आप इजीली कर सकते थे उस टाइम पे, क्या आज भी आपको वो चीज़ें याद है? मैं यही देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से पहली बात तो T1 की वैल्यू आ गई। T1 की वैल्यू भाई इसमें पुट कर दो भाई। तो यहाँ से T2 इक्वल्स टू T1 की जगह 125 इंटू साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये हो जाएगा T2 इक्वल्स टू 75 न्यूटन। T2 की वैल्यू 75 आ गई एंड T1 की वैल्यू 125 आ गई। मतलब इस वाली चीज़ पर T1 पर, मतलब इस वाली रस्सी में बहुत ज़्यादा टेंशन है। कितनी? 125। इस वाली रस्सी में टेंशन कम है यार, इस वाली को सिर्फ 75 न्यूटन की टेंशन मिल रही है, जबकि इसको टेंशन मिल रही है 125। इस वाली रस्सी में टेंशन ज़्यादा है, तो इन दोनों में से टूटना होगा। यदि दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो दोनों में से कौन पहले टूटेगी? भाई ये वाली रस्सी पहले टूट जाएगी, क्योंकि मटेरियल सेम है लेकिन लोड ज़्यादा लगा दिया भाई, तो ये टूटनी है भाई पहले। लेकिन यदि दोनों का मटेरियल अलग अलग है, ये वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई, जो भाई 1000 तक लोड ले सकती है। ये भी देखो, बड़ा ट्विस्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में। आपको ये दे दिया क्वेश्चन, देखो फ्रेम करना IIT JEE एडवांस में आ सकता है, नीट में तो मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा, कि उसने 2 रस्सी दे दी, आपसे बोल दिया टेंशन, लेकिन आपको बता दिया दोनों का मटेरियल अलग अलग है। एक रस्सी जो है, ये T1 जो है, वो तो लोड ले सकती है 200 न्यूटन तक का, इसने ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में कि T1 मतलब ये वाली जो रस्सी है वो 200 न्यूटन तक का लोड ले सकती है, और ये T2 है वो ले सकती है 50 न्यूटन तक का लोड। ऐसी रस्सी मतलब दोनों के मटेरियल अलग अलग हो गए, तब क्या हो जाएगा भाई, ये वाली रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि T2 को कितना लोड लेना पड़ रहा है 75 न्यूटन, लेकिन ये मैक्सिमम ले ही कितना सकती है 50 न्यूटन, तो ये पहले टूट जाएगी। ये तो नहीं टूटेगी, क्योंकि भले ही इस पर लोड ज़्यादा है 125 लेना है इसको, लेकिन इसकी बियरिंग कैपेसिटी तो 200 है ना यार, तो ये 125 इजीली ले पाएगी। कितना मज़ेदार क्वेश्चन बन सकता है यदि ऐसा उसने घुमा दिया। चक्री की तरह घूम जाओगे, चक्री की तरह, किसकी तरह घूम जाओगे? चक्री की तरह, एकदम जैसे चक्री घूमती है ना, चक्कर चक्कर चक्कर। सर चक्री ऐसे कब से घूमती रहेगी आपने? चक्कर चक्कर चक्कर, हाँ घूम जाती है भाई, घूम जाती है। बोर्ड कितना गंदा हो गया, गंदा, छी 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 छी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ कुछ इस तरह से, ये एक बिलोंग है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यदि 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 इधर से इस पर एक रस्सी टंगी हुई है भाई, इधर से एक रस्सी टंगी हुई है भाई, ये वाला एंगल भी दे रखा है आपको 45, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30, इसका मास है भाई 5 kg, नहीं इसको मान लेते हैं 20 kg। क्या आप ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो क्या ये टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो? इसमें मान लेता हूँ T1 है, इसमें T2 है, तो क्या ये टेंशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इस पर फोर्स लगेगा T2 cos 30, इधर लगेगा T2 sin 30, ऐसे इसमें एक इधर लगेगा T1 cos 45, इधर लगेगा T1 sin 45, और नीचे इसका वेट आएगा 200। क्यों? मैंने जी की वैल्यू ले ली 10, तो 20g मतलब 200। अब इसको फोर्स बैलेंस करना है, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर लो, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो भाई T2 sin 30 माइनस T1 sin 45 इक्वल टू 0, की नेट फोर्स 0 करना है, तो मतलब फाइनली वो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, फाइनली वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज बैलेंस्ड। नाउ विल बैलेंस द वर्टिकल फोर्स। तो नीचे इस पर लग रहा है 200, ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो T2 cos 30 प्लस T1 cos 45।
T1 T2 में रिलेशन यहाँ से आ ही जाएगा। T1 T2 में रिलेशन यहाँ से आ गया तो इसमें पुट कर देना, T1 और T2 की वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इतना तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा जी। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना आगे फर्दर, ठीक है, और आप T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। आप देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तो नहीं है लेकिन वाइट बोर्ड पर ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ और मज़ेदार न्यूमेरिकल लूँ। इससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप इसके न्यूमेरिकल साथ साथ में करना चाहोगे या फिर मैं पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में अपलोड कर दूँ फिर उसके बाद में। लेकिन आप तो कमेंट करते ही नहीं, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। आप हो कहाँ, कैसे हो, कहाँ हो, पता नहीं। ये भाई एक है ऐसा कुछ, इस पर एक मास एम रखा हुआ है जी, इधर ये इस पे, और यहाँ पर ये पूरा फिक्स है भाई, फिक्स है, फिक्स है भाई, फिक्स है। तो आपको बताना है कि इसमें टेंशन कितनी होगी। पहले ये बताओ इसमें फोर्स कौन कौन से होंगे। इसको तुरंत पॉइंट मास कंसिडर कर लोगे क्योंकि इस पर एक नीचे लगेगा mg, ये थीटा है तो mg का ये कंपोनेंट कौन सा आता है, mg साइन थीटा। मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, अभी मतलब अभी mg cos थीटा। बोलो नॉर्मल रिएक्शन इधर, और एक नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी की वजह से इस पर भी लग रहा होगा, लेकिन मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इसके लिए। इक्विलिब्रियम में कौन है, ये, इसकी बात करिए, ये इक्विलिब्रियम है, मतलब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब इस पे सारे फोर्स बैलेंस करना है। तो ये वाला एन मैं नहीं कंसिडर करूँगा, ये एन का कंसिडर करता जब मैं इस बेस के बारे में बात कर रहा होता तब, लेकिन अभी मैं बेस के बारे में नहीं, इस मास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या फोर्स बैलेंस कर दूँ मैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम ऊपर टी लगेगा भाई, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ टेंशन इस वाले पॉइंट पे पूछता है इधर, लेकिन मुझे ये वाले टेंशन की जरूरत है क्योंकि इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि बॉडी को कैसा कंसिडर करना है, पॉइंट, तो इस पॉइंट पर टेंशन। तो टी इक्वल हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा के, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। अरे बोल दो यार। ये समझ आया या नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत आई या मज़े आए, कोई दिक्कत आई या मज़े आए। यदि मैं इसमें मास लटका देता भाई, इसको ही मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देता कि भाई मैं दे देता इसको 10 है, इधर पुली, ये पुली है भाई, और इधर एक मास लटक रहा है जो है 10 kg, ये हो गया, ये हो गया यदि 5 kg। मैंने बोल दिया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो ये यदि टी है तो भाई इधर भी टी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको 10 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, 5, इसको ये नीचे लगेगा 10g, तो टी की वैल्यू तो डायरेक्ट 100 आ गई, क्योंकि दोनों को बैलेंस करोगे 10g और टी, तो ये 100 न्यूटन। यहाँ से टी इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है। मास दे रखा है 5 kg, टेंशन आपको पता है 100, मास 5 × 10 साइन थीटा। तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा कि किस एंगल पे ये बैलेंस रहेगा। इससे कम या ज़्यादा करोगे तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। यदि इससे ज़्यादा एंगल बढ़ा दिया तो ये नीचे जाने लगेगा, ठीक है। इससे कम एंगल कर दिया तो ये नीचे जाने लगेगा। वो सारी बातें अपन करते ही रहेंगे जब आगे चलेगा। कुल मिला की बात ये है कि कितने थीटा पर ये बैलेंस है, यही अपने को बताना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यदि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू कितना है, mg cos थीटा। एक बार आपको बैलेंस करने के लिए थीटा की वैल्यू मिल गई कि कितने एंगल पे ये बैलेंस रहेगा, तो आप थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके यहाँ से। तो थीटा पता है आपको, मास पता है आपको, इसका मास 5 kg, यहाँ पर वैल्यू आएगी 5, g 10, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से सारी की सारी वैल्यू इसके लिए निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था कि दोनों यदि मास है उनको बैलेंस रहना है इस कंडीशन में, तो कितने एंगल, कितनी वेज एंगल पे, इसको बोलते हैं वेज एंगल, कितने वेज एंगल पे इसको रखना चाहिए, ठीक है। तो इतने वेज एंगल पे यदि रखोगे तो ये मास बैलेंस रहेंगे, मतलब कहीं भी मूव नहीं करेंगे, ना तो ये इधर मूव होंगे ना इधर मूव होंगे। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोलो नेक्स्ट। देखता हूँ पहले कितने मिनट का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। सॉरी अपलोड नहीं, थैंक यू सो मच, 1 आवर हो गया।